हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हिमेंद्र जैन है दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली ज़बरदस्त वाले एनालिसिस के अंदर। तो दोस्तों, ये ज़बरदस्त मैंने क्यों बोला है? क्योंकि ये वीक जो है आपका फुल पावर पैक परफॉर्मेंस रहने वाला है। क्योंकि इस वीक में केवल आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा नहीं है, बल्कि आपके दो दो मेजर सेंट्रल बैंक के फेड पॉलिसी डिसीजन है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है, और उसके अगले हफ्ते में आपका आपका फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। तो बहुत जबरदस्त ये 2-3 हफ्ते आपके जबरदस्त रहने वाला है, और जून तो पावर पैक रहने वाला है आपका। तो सबसे पहले हम ईसीबी के बारे में बात करेंगे। देखो अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द पाथ बाय सेंट्रल बैंक टू लोअर बोरिंग कॉस्ट हैज बीन फार फ्रॉम स्मूथ, बट इट सीम्स दैट द यूरोपियन सेंट्रल बैंक विल बी अमंग द फर्स्ट टू रीच इट्स डिजायर्ड डेस्टिनेशन। यानी जो अभी रास्ता है सेंट्रल बैंक का टू लोअर देयर बोरिंग कॉस्ट, वो एक बम्पी राइड की तरह है। वो इजी नहीं हो रहा है, कोई भी बैंक आगे नहीं आ रहा है कि भाई हम लोग इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दें। जनवरी 2024 से आपका फेड पीछे पड़ा हुआ है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डेटा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको। डेटाज अच्छे आते जा रहे हैं तो वो रिड्यूस नहीं कर पा रहे, इन्फ्लेशन ऊपर जाता जा रहा है। पिछले महीने डेटाज नेगेटिव आ रहे हैं, तो शायद हो सकता है जून के अंदर रिड्यूस कर दें, लेकिन इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन ईसीबी एक ऐसा बैंक है जिसमें लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्सडे को, इसकी कमिंग थर्सडे को जून के पॉलिसी डिसीजन है और 25 बेसिस पॉइंट आपका रिड्यूस हो सकता है। तो जो डिफरेंशियल रेट है बिटवीन दी फेड का जो फंड रेट है और ईसीबी की जो फंड रेट है, उसके बीच में डिफरेंस घट के कितना हो सकता है? 3.75%। जो अभी कितना चल रहा है? 5.25 टू 5.0%। तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए हो सकता है फेड भी जून के अंदर इंटरेस्ट रेट को कम कर दे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वास्तव में ईसीबी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा? समझ लेते हैं। The euro has been surprisingly resilient against all the rate cut speculation, staging a rebound even as its June move become increasingly baked in by the markets। यानी जून एक हॉटर मंथ है किसके लिए? इंटरेस्ट रेट रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट पूरा कन्विंस्ड है कि ईसीबी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा, लेकिन उसके बावजूद अगेंस्ट ऑल द रेट कट स्पेकुलेशन यूरो ऊपर जा रहा है। क्योंकि अगर ईसीबी को इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना है विच इज नेगेटिव फॉर द यूरो, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स यूरो आपका ऊपर इंप्रूव हो रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण है द इम्प्रूविंग इकोनॉमिक पिक्चर अक्रॉस द यूरो एरिया इज लाइकली बिहाइंड द रीसेंट बाउंस। However, stronger growth might make it more difficult for the ECB to cut rates too quickly, especially as inflationary pressure have yet to subsidize completely। अब मेन क्वेश्चन ये है कि जून मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट घटेगा या नहीं घटेगा, वो अलग बात है। अगर इंटरेस्ट रेट घट भी जाता है, फिर भी अगर यूरो ऊपर जाता है, तो इस बात पे जा सकता है कि जो लगाडे साहब हैं, क्रिस्टीन लगाडे मैडम है, ईसीबी की जो चेयरपर्सन है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, वो क्या डिसीजन देती हैं, वो फॉरवर्ड गाइडेंस क्या देती हैं कि क्या हम आने वाले महीनों में भी रैपिड रेट रिडक्शन मतलब कुछ करेंगे, या उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कम हो सकते हैं। अगर उनके में लगा कि नहीं अभी हम देखेंगे, हमने एक बार कर दिया है, आगे सोचेंगे, डिपेंडिंग ऑन दी डेटा एंड डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस, तो यूरो नेगेटिव नहीं जाएगा। यूरो आपका 1.090 लेवल को ब्रेक करेगा, और इसको ब्रेक करके नए हाइज की तरफ, नए हाइज मतलब 1.100 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट को 2-3 बार रिड्यूस करेंगे, तो ही यूरो आपका 100-150 पिप गिरेगा। अदरवाइज यूरो आपका 900 के ऊपर सस्टेन कर गया अगर, तो ये 100 पिप की मूवमेंट देगा। तो टेक्निकल लेवल्स पे बात करेंगे अभी। फिर दूसरा आ जाता है बैंक ऑफ कनाडा। द बैंक ऑफ कनाडा का भी आपका एक मॉनेटरी पॉलिसी है इस वीक के अंदर, और यहाँ पे इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक ऑफ कनाडा ने बहुत अच्छा काम किया है। जो उनका टारगेट है 2% के, उसके आसपास आ गया, यानी 2.7% था अप्रैल के अंदर। डेटाज बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिसकी वजह से ही इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकता है। विथ कनाडाज लेबर मार्केट कूलिंग स्लाइटली ओवर द पास्ट ईयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बीइंग समवॉट स्लगिश, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर लोअरिंग रेट्स ऑन वेडनेसडे व्हेन द बैंक मीट्स। वेडनेसडे को आपके बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, थर्सडे को ईसीबी की है। 25 बेसिस पॉइंट 60% ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका है कि ये काटेंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? द डिले टू द फेड्स ओन रेट कटिंग प्लान इज लाइकली ए फैक्टर इन दिस, एज द बैंक ऑफ कनाडा विल नॉट वांट टू डाइवर्ज सिग्निफिकेंटली। यानी बैंक ऑफ कनाडा अभी क्योंकि फेड्स नहीं रेट काट रहा है, तो उनके साथ अपने अलाइनमेंट के चक्कर में बैंक ऑफ कनाडा कह रहा है कि भाई अभी हम फेड के डिसीजन से डाइवर्ज नहीं हो सकते, बिकॉज आउट ऑफ फियर ऑफ स्पार्किंग अ शार्प स्लाइड इन द लूनी, कि उनके करेंसी के अंदर एक शार्प स्लाइड आ सकता है देखने को। इसके चक्कर में वो नहीं चाहते कि हम इंटरेस्ट रेट अभी रिड्यूस करें, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, इंटरेस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा, इकोनॉमी भी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही है,
लेबर मार्केट भी कूलिंग डाउन हो रही है, यानी लोगों की जॉब ज़्यादा नहीं लग रही हैं, तो इकोनॉमी में रिवाइवल लाने के लिए इनको इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आएगा अमेरिका के लिए नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा आपका। अभी तक देखो सारे डेटाज पिछले एक हफ्ते नेगेटिव आए हैं, लेकिन इस बार भी अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा नेगेटिव आया तो डेफिनेटली जून के अंदर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपके आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई डेटा भी है मंडे को, वेनेसडे को भी है, आपके फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं, जॉब ओपनिंग डेटा है ट्यूसडे को। ये सारे डेटाज अगर आपके पॉजिटिव आए तो डेफिनेटली आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आएगा और यूरो ऊपर भाग जाएगा। लेकिन अगर कुछ डेटाज नेगेटिव हैं, कुछ डेटाज पॉजिटिव हैं, तो यूएस डॉलर विल लाइकली टू कंटिन्यू टू ट्रेड साइडवेज अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज। फिर डॉलर इंडेक्स आपका साइडवेज रहने वाला है, फिर आप समझो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, दोनों तरफ का ये मूवमेंट करेगा, तो क्लियर डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम टेक्निकल पे इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये था आपका फंडामेंटल एनालिसिस इस वीक का। आईएसएम डेटाज हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, जॉल्स जॉब ओपनिंग डेटा है, ये भी एक आपका एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं आपके, तो ये जरूर देखिएगा। अब टेक्निकल लेवल्स पे आ जाते हैं। तो दोस्तों हम टेक्निकल चार्ट्स पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डेली चार्ट पे आपको लेके चलते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक बेयरिश स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इसने लोअर हाई लोअर लो बनाना चालू किया था और अभी ये पुल बैक रैली में चल रहा है, तो ये हो सकता है नीचे आपका 103.25 और भी नीचे गिर जाए। तो ये डेली चार्ट में तो वीक लग रहा है। 2 घंटे के चार्ट में देख लेते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। 2 घंटे के चार्ट में भी मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि जब तक ये 105.41 के ऊपर बंद नहीं होता तब तक आपका ये वीक है। लेकिन फिर भी ये वाला जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो कितने का है? ये लो है आपका 104 का, 104 का राउंड फिगर में बता रहा हूँ। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता देर इज अ हायर चांसेस कि एक बाउंस बैक आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है डॉलर इंडेक्स के अंदर। यहाँ पे भी आप देखोगे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है, हालांकि साइडवेज मार्केट के अंदर बना है, लोअर लेवल पे बना है, तो हो सकता है यहाँ से अगर इसका अगर हाई ब्रेक होता है अगर मंडे को, तो एक आपको 105.41 तक बाउंस बैक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर 100% कन्फर्मेशन कब आएगी, जब ये 105.41 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तभी ये डॉलर इंडेक्स में 100% कन्फर्मेशन होगी कि ये अब नीचे नहीं आएगा ऊपर जाएगा। लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता देयर इज अ हाई चांसेस कि ये नीचे 104 और इवन 103.25 तक ये गिर सकता है। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यूरो यूएसडी देखो मल्टीपल टाइम्स इसने कोशिश किया 90 के लेवल को तोड़े, फिर 870 के लेवल, 870 का लेवल, 870 का लेवल, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 900 इसके लिए मेजर रोड ब्लॉक है। अगर ये 900 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 1.1000 मिलेगा। नीचे सपोर्ट आपका 800 का है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तो नीचे आने पे आप डिप पे बाई करो, 20 30 40 पे ऊपर जाता है प्रॉफिट बुक कर लो, 900 के ऊपर जाता है तो और पोजीशन को ऐड कर लो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर लो। अगर 800 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो ये 700 तक मिनिमम गिरेगा, फिर रुकने वाला नहीं है। तो जब तक ये 800 का लेवल ब्रेकआउट नहीं है सर, आप हर 20 पिप नीचे बाय कर सकते हो, 20 पिप ऊपर बेच सकते हो। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड खेलना है तो आप बाय कर लो। आपका फाइनल स्टॉप लॉस 800 का है, टारगेट आपके 1.100 के या थोड़ा सा और नीचे 950 के आप टारगेट लेके चल सकते हो। बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रेटेजी है, इसको आप जरूर डिप्लॉय करें मार्केट के अंदर। जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी देखो बहुत बढ़िया आपका कप एंड हैंडल बनाया था, ब्रेकआउट किया, कप एंड हैंडल के स्टॉप लॉस को काटा। लेकिन जो राउंडिंग टॉप है, राउंडिंग टॉप का स्टॉप लॉस तभी जाएगा जब ये 1.2800 ब्रेक करेगा। पहला, राउंडिंग टॉप की अभी एंट्री हुई नहीं है। जब इसका लेवल ये लोग लेवल ब्रेक करेगा ना नेकलाइन, तब ये मानो राउंडिंग टॉप का ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी जब तक ये राउंडिंग टॉप का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक ये बाय में है, आप अभी के अभी बाय कर सकते हो। ये जो स्टॉप लॉस है आपका ये मैं एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ आपको, 1.2680, 1.2680 का आप ऐसे लेके चलो। 2675 ले लेते हैं टू बी मोर प्रिसाइज। 2675 के नीचे अगर बंद हो गया फिर ये 2600 और 2550 तक गिरेगा। अगर ये 2675 को नहीं ब्रेक करता है तो ये 2800 को ब्रेक करेगा। आप चाहो तो इस वीक में अभी बाय कर लो उसको, 2800 के ऊपर आराम से 2850 2900 पे आराम से प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन अगर ये ट्रेड नीचे आ गया तो 2675 के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, फिर टारगेट आपके नीचे 2550 तक के आपके टारगेट रहेंगे इसके अंदर। जीबीपी जेपीवाई ऑल टुगेदर बाय है, बाय आप अभी करंट लेवल पे कर सकते हो। यहाँ पे डबल रेलवे ट्रैक पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न के लो के नीचे अपना एसएल रखो और जितना आपका डिफरेंस है, जैसे 200.43 चल रहा है अभी राइट, स्टॉप लॉस रहेगा आपका इन दोनों कैंडल का लो 198.75।
तो मैं ऑलमोस्ट 100-200 पिप का मैं टारगेट यहाँ से ले सकता हूँ, यानी 202.50 तक का मैं टारगेट जीबीपी जेपीवाई में ले सकता हूँ। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो गया तो ये नीचे 197 और 196 तक ये नीचे गिर सकता है। ठीक है, एयूडी यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। एयूडी यूएसडी पे अभी साइडवेज जोन में है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उसको छोड़ देते हैं। यूएसडी कैड भी आपका साइडवेज जोन में है। इसका मैं आपको स्कैल्पिंग ट्रेड तो बता पाऊंगा इस वीक के अंदर, पोजिशनल ट्रेड नहीं बता पाऊंगा। स्कैल्पिंग ट्रेड यही है कि अगर ये आपका 3600 के आसपास आता है तो एक बार आप बाय ट्रेड लो। 3580 का 20 पिप का आप एसएल दो और 40 पिप का आप टारगेट ले सकते हो। 3600 के आसपास बाय करो, 20 पिप का आपका एसएल रहेगा और 3640 का आपका टारगेट रहेगा। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। गोल्ड सर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जब तक ये 2365 का लेवल ब्रेक नहीं करता या 2360 का लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक ये स्ट्रांग नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ जो अगर ये 2365 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया किसी भी दिन और उस दिन का अगर हाई ब्रेक हो गया तो ये 2400-2420 तक अप्रोच करेगा। लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है नीचे 2300 2280 तक गिर सकता है। तो आपको करना क्या है, अगर मान के चलो 2340 तक आता है तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। 2360 पे आप पोजीशन को ऐड कर सकते हो। 2365 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से टारगेट आपके 2300 2280 के टारगेट रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी ब्रेकआउट हो गया, हालांकि इसकी जगह सही नहीं है, लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर अगर ये रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, बियरिश एनगल्फिंग मिल रहा है, इसका मतलब सारे पैटर्न बियरिश बता रहे हैं, सारी चीज़ें नेगेटिव सेंटीमेंट अभी बता रही हैं। लेकिन फिर भी मान के चलो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ऐसा कुछ सेंटीमेंट हुआ कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा वीक हो गया और इसने अगर 2365 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये नेक्स्ट अपने 2400 को अप्रोच करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको लेवल सारे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी लेवल्स हमने दिए हैं आपके नॉलेज के लिए, आपके विजडम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए दिए हैं, एजुकेशनल कंटेंट हमने आपको दिया है। कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए ना तो मैं ना ही एक्सएम को कोई एम्प्लॉयज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।